जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर सावरिया शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में प्रेम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना का एक दूसरा नाम उद्देशिका भी है, उद्देशिका। दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का मूल आधार क्या था? आखिर प्रस्तावना को स्वीकार करने का प्रस्ताव कहाँ से आया? तो देखिए, इसके लिए हमारी जब संविधान सभा कार्य कर रही थी तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात हमारा क्या उद्देश्य है, उसको लेकर के उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में पारित हो जाता है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनता है। तो उद्देश्य प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार क्या रहा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा। 13 दिसंबर 1946 को रखा और ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। अब दोस्तों, चर्चा ये करते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना में प्रस्तावना जो है, इसमें हमारे जो संविधान है उसके बारे में सामान्य जानकारी निहित होती है। प्रस्तावना के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, लोगों के क्या क्या कर्तव्य हैं, लोगों को क्या अधिकार दिया गया है, उस सब का संपूर्ण विवरण हमें प्रस्तावना में प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यदि हम प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। वहीं यदि हम संपूर्ण प्रस्तावना की बात करें तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए है। राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे सामने कि जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, भाषा है, जो इस तरह की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। और जो प्रेम्बल है, हम भारत के लोग, इस तरह की जो प्रस्तावना है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी यूएनओ की प्रस्तावना ग्रहण की गई। दोनों महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आगे हम चर्चा कर रहे हैं, जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन है जो महत्वपूर्ण है। देखिए, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं पालकीवाला। इन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। देखिए दोस्तों, एक प्रसिद्ध विद्वान पालकीवाला, उन पालकीवाला ने प्रस्तावनाओं को संविधान का परिचय कहा है। देखो, इसको कैसे याद रख सकते? पालकीवाला, पै से परिचय, अर्थात पालकीवाला ने प्रस्तावनाओं को संविधान का परिचय बताया। अर्थात परिचय, इंट्रोडक्शन, संविधान का इंट्रोडक्शन है ये प्रस्तावना। अर्थात हमारा जो संपूर्ण संविधान है उसमें क्या निहित है, उसके बारे में प्रस्तावना से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है दोस्तों,
एक अर्नेस्ट बार्कर अर्नेस्ट बार्कर एक विद्वान हुए हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी बताया है। कुंजी यानी चाबी। प्रस्तावनाओं को अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी या चाबी बताया है, अर्थात यहाँ संविधान तक पहुँचने से पहले हमें प्रस्तावनाओं को जानना होता है। प्रस्तावना में ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन है। दर्शन मतलब कल्पना, अर्थात थीम, उद्देश्य, आदर्श। जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य है, आदर्श है। यदि किसी भी देश की संविधान को जानना होता है तो उसकी प्रस्तावना के माध्यम से हमें उसके उद्देश्य, आदर्श का पता चल जाता है, संविधान का दर्शन पता चल जाता है, कुंजी पता चल जाता है। तो इस प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ये जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में उल्लेखित प्रत्येक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे। आगे प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में हम विश्लेषित करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद में एक 1960 में एक प्रसिद्ध वाद आया, बेरूबारी का वाद। बेरूवाड़ी वाद। इस वाद में ये कहा गया, 1960 के बेरूवाड़ी वाद, इस वाद में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, का अंग नहीं है। अर्थात प्रियम्बल जो है वो संविधान का अंग विशेष नहीं है, और संविधान का अंग विशेष नहीं है तो इसमें कितनी भी बार संशोधन किया जा सकता है, अर्थात इसके मूलभूत ढांचे को भी नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसा 1960 में बेरूवारी जो वाद आया, उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने या यहाँ के जो न्यायालय है उसने ये डिसीजन दिया। बाद में क्या हुआ, 1973 के केशवानंद भारती वाद में, 1973 के केशवानंद भारती वाद में, देखिए केशवानंद भारती जो वाद है ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण वाद रहा है। भारतीय संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर में या उसकी रक्षा में केशवानंद भारती वाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। 1973 के केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो प्रेम्बल है वो स्ट्रक्चर, अर्थात आधा संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संशोधन भी किया जाता है तो इसकी मूल जो संरचना है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो 1973 में पहली बार केशवानंद भारती के वाद में प्रस्तावनाओं को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण वाद हैं। 1960 के बेरूवारी वाद में मना कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 के संविधान में ये स्वीकार कर लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब दोस्तों, हम ये देखेंगे कि ये हमारे सामने प्रस्तावना है, देश की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है। देखिए, सबसे पहले हम भारत के लोग, देखिए हम भारत के लोग, ये शब्द संबोधित करते हुए आया है। जो संविधान सभा में बैठे हुए सभी समस्त सदस्य थे, उन्होंने किसी व्यक्तिगत बात न करके उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग, अर्थात हम सभी संपूर्ण भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग, अब आगे बात कही गई कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं,
वो इसमें व्यक्त किया गया है, वो ऐसा इसमें व्यक्त किया गया। देखिए सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को देखो, भारत शब्द आ गया, भारत को, हम भारत के लोग, हम सभी संपूर्ण भारत के लोग भारत को, इंडिया को क्या कैसा बनाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार है। एक तो हम भारत के लोग, एक तो ये आ गया, दूसरा एक भारत शब्द आ गया। इसके अलावा कहीं पर भी भारत शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इस तरह कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि हम भारत के लोग संबोधन सूचक है, बहुवचन का वाचक है, अर्थात संपूर्ण जो निर्णय प्रक्रिया है, निर्मात्री प्रक्रिया है, वो भारत के लोगों में ही निहित है। अब भारत को कैसा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको हम कह सकते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेंटी, इसको SOVEREN, सॉवरेंटी, संप्रभुता। देखिए संप्रभुता का मतलब ये होता है अर्थात कोई भी राष्ट्र आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र रहे, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं हो, किसी अन्य शक्ति के माध्यम से अपने निर्णय प्रक्रिया नहीं करता हो, उसको कहते हैं संप्रभुता। जिस प्रकार अंग्रेजों के समय हमारी संप्रभुता नहीं थी, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो उसको हम संप्रभुता नहीं कहें। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आगे है समाजवादी, समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवादी, सोशलिज्म, सोशलिज्म। समाजवादी का मतलब ये होता है कि उत्पादन और वितरण का जो जिम्मा है, देश के जो संसाधन हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें उत्पादन और वितरण का नियंत्रण सरकार के पास में हो, सरकार के पास में हो। समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन और वितरण का संपूर्ण नियंत्रण और निर्देशन सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो अधिकतम मुनाफा न कमा करके समाज के हितार्थ ही खर्च कर दिया जाता है, अर्थात धन संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात दोनों से मिली हुई अर्थव्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था उत्पादन और नियंत्रण का संपूर्ण नियंत्रण सरकार के पास में होता है। पूंजीवादी व्यवस्था उत्पादन और नियंत्रण का जो अधिकार होता है वो पूंजीपतियों के पास में होता है, निवेशकर्ता के पास में होता है। जिस प्रकार जो चीन की अर्थव्यवस्था है समाजवादी है, रूस की पहले की अवस्था समाजवादी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो अमेरिका की है, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम कैसा बनाना चाहते हैं, भारत को समाजवादी बनाना चाहते हैं, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व मिले, समाज के प्रत्येक वर्ग का हित हो, ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। इसके बाद में आगे आता है पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी धर्म, निरपेक्ष यानी किसी प्रकार धर्म विशेष के प्रति लगाव नहीं हो, अर्थात धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता कहते हैं उसको। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य धर्म का अभाव है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों, सभी निवासियों को अपनी अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता दी जाती है, तो हम उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आप ये कहोगे कि फिर धार्मिक क्या है? 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो धार्मिक राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। 2 देखिए, धार्मिक राज्य के अंतर्गत जिसकी जो शासन व्यवस्था होती है वो धर्म के आधार पर प्रचलित होती है। जैसे कुछ मुस्लिम राष्ट्र है, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, वहाँ पर धार्मिक वो धर्म मुस्लिम राज्य है, अर्थात धार्मिक राज्य हैं, तो वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था इसके आधार पर चलती है। जबकि भारत में यहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला होने के बावजूद भी हमने पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का रास्ता चुना।
उसके बाद में आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो संपूर्ण शासन व्यवस्था होगी वो लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ जनता के द्वारा, जनता, अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है। इसमें गणराज्य शब्द आया है। गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य अर्थात रिपब्लिक, गणराज्य के अंतर्गत देश का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? गणराज्य। देश का जो मुखिया होता है वो मुखिया वंशानुगत न होकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित होता है, उसको हम गणराज्य कहते हैं। रिपब्लिक है, भारत निश्चित रूप से रिपब्लिक है। तो इस तरह हम ये कहते हैं दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये जो शब्द होता है वो क्रमशः कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग भारत को निम्न में से कौन सा बनाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह दे सकता है, जैसे आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं। प्रश्न ये है कि प्रश्न आ सकता है, पहला प्रश्न तो ये आ सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि प्रस्तावना में भारत को निम्न में से कौन सा बनाना नहीं चाहते हैं। तो कौन सा नहीं बनाना चाह रहे हैं? तो पहला तो ऑप्शन दे दिया उसने, समाजवादी। दूसरा ए ऑप्शन समाजवादी दे दिया, बी ऑप्शन गणराज्य दे दिया, तीसरा सी ऑप्शन संप्रभु दे दिया, और चौथा डी ऑप्शन धार्मिक दे दिया। ये देखो, या धार्मिक की जगह पंथ सापेक्ष दे दिया। ये देखो, तो सापेक्ष मतलब पंथ से अपेक्षा की जा रही है, पंथ धार्मिक है। ये ना दे करके उसने क्या दे दिया? पंथ निरपेक्ष दे दिया। ये नहीं है, ये क्रॉस हो गया, तीनों बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे दे सकता है। एक एक प्रस्तावना का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, तथा उसके समस्त नागरिकों को, दो सब नागरिकों को, देखो एक तो नागरिक होता है, एक विदेशी होता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के, विदेशी व्यक्ति भारत में आ जाता है और वह आकर के ये डिमांड करेने की, तो उनको नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? नागरिकों को, अर्थात जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है उनको। नागरिकता भी दो प्रकार से अर्जित, एक तो वंशानुक्रम से, एक अर्जित अर्थात वंश परंपरा के माध्यम से स्वतः मिल गई हो, एक कुछ समय रहने के बाद मिल जाती है तो अर्जित होती है वो। तो विदेशियों को न मिल करके देश के नागरिकों को मिलेगी। कैसे? उसके समस्त नागरिकों को, सिटीजन को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही जा रही है। यहाँ के समस्त नागरिकों को न्याय, जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, क्रम भी पूछ लेता है कभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह के न्याय की बात कह रहा है, 3 तरह के जस्टिस की बात कह रहा है। पहला सामाजिक, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तीन प्रकार के जस्टिस न्याय की बात कर रहा है। सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति सामाजिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको जाति के आधार पर या ऊंच नीच का भाव नहीं दिया जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा। समय समय पर हमारे संविधान ने इस तरह के कानून बनाए हैं। अस्पृश्यता का, जैसे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है। आर्थिक के अंतर्गत समाज का चाहे उच्च वर्ग हो,
समाज का गरीब हो या संपन्न व्यक्ति हो, उसको भी अर्थव्यवस्था में या उसकी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने का, आजीविका अर्जित करने का उसको अधिकार है, उसको न्याय है, जस्टिस है। उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उच्च व्यक्ति को तो अच्छे अवसर दे दिए गए आजीविका के कुछ, और जो पिछड़े हैं उनको नहीं दिया, ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। राजनीतिक के अंतर्गत यह हुआ कि देश की शासन व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग को हिस्सा लेने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको आत्मसात, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। तो उसको 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, उसके समस्त नागरिकों को, सिटीजन को 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। अब इसके बाद में न्याय आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। तो इसको हम शॉर्ट कह सकते हैं सेफ। न्याय तभी है सेफ हो, जस्टिस हो, सेफ जस्टिस, सेफ न्याय। आगे इसके बाद में है स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। न्याय के बाद में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, फ्रीडम का उल्लेख है। क्रम भी पूछता है दोस्तों कभी, पहले सबसे पहले न्याय का उल्लेख आ गया, फिर स्वतंत्रता का उल्लेख आएगा, फिर समता का उल्लेख आएगा, फिर बंधुता का उल्लेख आएगा। इस तरह क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, विचार व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति अपने अभिव्यक्त कर सकता है, विचारों को प्रचारित कर सकता है, विश्वास अर्थात कोई भी धर्म विशेष परंपरा को मान सकता है, धर्म कोई भी धर्म को मान सकता है पहले धर्मनिरपेक्ष, और उपासना कोई भी पूजा पद्धति को आत्मसात कर सकता है। कोई भी अन्य व्यक्ति उसको हतोत्साही नहीं कर सकता कि आपने ये नहीं कर सकते, ये करो, अर्थात उसके लिए स्वतंत्रता है। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए कानून में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब इक्विलिटी। समता के लिए क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य करके अपनी जो इमेज है उसको बढ़ा सकता है। कोई भी व्यक्ति उसको, राज्य उसकी इमेज को बढ़ा रहा है तो उसको रोकने में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रतिष्ठा, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इमेज बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता है, तो उसके लिए स्वतंत्रता। दूसरा अवसर। अवसर का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई राज्य के द्वारा इस तरह कोई कार्य नहीं किया जाएगा कि उनकी जो समानता है वो प्रभावित हो, तो उनको प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई, अर्थात इक्वलिटी मान लिया गया, सबको समान मान लिया गया, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अभी इनको प्राप्त कराने के लिए, क्या प्राप्त कराने के लिए? न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब 2 शब्द और नए आए इसमें, देखिए व्यक्ति की गरिमा। गरिमा शब्द आ गए यहाँ पे, व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब ये हुआ किसी भी व्यक्ति की गरिमा को तार नहीं किया जाएगा, अर्थात उसको नीचा दर्शाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो उसका भी प्रतिषेध किया गया है, उसका भी प्रतिषेध किया गया। और राष्ट्र की एकता और अखंडता,
आगे हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब मित्रता, अर्थात देश में इस तरह का वातावरण, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया जाएगा जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सके। अर्थात संपूर्ण देश में जब मैत्रीपूर्ण वातावरण हो जाएगा तो जो अन्य अवांछित गतिविधियां हैं वो नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अर्थात संकल्प ले लिया है विधानसभा ने, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में तारीख, कौन सी तारीख आज तारीख 26 नवंबर 1949, दृढ़ संकल्प होने की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। इसके बाद में है जो विक्रम संवत के अनुसार जो तिथि थी वह है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको भी याद करना है। मिति मार्ग कौन सी तिथि है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यह है, देखो दोस्तों, यहाँ पर जो विक्रम संवत के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, उसमें मार्गशीर्ष जो महीना है, नवंबर के महीने मार्गशीर्ष चल रहा था, उसमें शुक्ला सप्तमी अर्थात जो महीना है उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। जो संपूर्ण जो महीना होता है ना वो 30 दिन का होता है। उस 30 दिन के महीने को दो पक्षों में विभाजित कर दिया गया है। एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसके अंतर्गत एकम से प्रतिपदा से एकम से लेकर अर्थात अमावस्या तक का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष के, अर्थात एकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अमावस्या, ये समय कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण से काला अर्थात अमावस्या के दिन संपूर्ण जो रात्रि होती काली होती है। उसके बाद में चंद्रमा की गणना पर आधारित ये पक्ष, जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही होता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ल सफ़ेद अर्थात जो 15 दिन होंगे वो पूर्णिमा के होंगे, अर्थात उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा अर्थात पूर्ण हो चुका है, अर्थात महीना पूरा हो चुका है, इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। तो उस समय कौन सा पक्ष चल रहा था? शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौन सी तिथि थी? सप्तमी तिथि थी। कौन सा संवत था? 2006 विक्रम चल रहा था। 2006 विक्रम चल रहा था। ये दोनों को एतद द्वारा संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, अर्थात उसको हम आत्मसात कर रहे हैं, अंगीकृत कर चुके हैं, अधिनियमित अर्थात उसका नियम बना चुके हैं, और आत्मार्पित अर्थात वो जो राष्ट्र है उसको आत्मार्पित कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में अंगीकृत कर चुके हैं, अधिनियमित नियम बना चुके हैं और उसको संपूर्ण राष्ट्र के लिए आत्मार्पित कर रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था, विधि दिवस मनाते थे हम। लेकिन 2015 से ही मोदी सरकार ने विधि दिवस को संविधान दिवस कर दिया, संविधान दिवस। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि 26 नवंबर को 2015 से ही विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये जो प्रस्तावना है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, प्रस्तावना में उल्लेखित जो भाषा है उसके बारे में हमने ये जाना। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। जय हिंद दोस्तों।